पिछली वीडियो में आपने सत विसर्ग संधि की परिभाषा समझ चुके, लिख चुके, पढ़ चुके। एक बार पुनः देखें। यदि विसर्ग संधि, उदाहरण रह गए थे कल सत विसर्ग संधि में, परिभाषित देखें, मिलाएं अपनी अपनी नोटबुक से। यदि प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग हो, यानी विसर्ग के बाद के, ते, थे, विसर्ग के बाद के, ते, थे, शे हो तो विसर्ग के स्थान पर से होता है, स्लेट वाला। और यदि विसर्ग के बाद में चे, छे, शे हो तो विसर्ग का शे होता है। और विसर्ग के बाद टे, ठे या शे हो तो विसर्ग के स्थान पर शे हो जाता है। इसे एक बार शॉर्ट में भी देखें कैसे हो जाता है। जैसे मान लीजिए विसर्ग के बाद में यदि के आ जाए, ते आ जाए, थे आ जाए या से आ जाए तो केवल और केवल विसर्ग हटेगा और विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। इसी प्रकार यदि विसर्ग के बाद में चे आ जाए, छे आ जाए या फिर शे आ जाए तो विसर्ग हट जाएगा और विसर्ग के स्थान पर शे हो जाएगा। इसी प्रकार यदि विसर्ग के बाद में टे, ठे और शे आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर शे हो जाता है। यह है सत्व विसर्ग संधि का नियम। विसर्ग के बाद में के, ते, थे, से हो तो विसर्ग के स्थान पर से, कौन सा से, स्लेट वाला से हो जाता है। और यदि विसर्ग के बाद में चे, छे, शे आए तो विसर्ग के स्थान पर शे सलगम वाला हो जाता है। और विसर्ग के बाद में टे, ठे, शे इनमें से कोई सा भी एक वर्ण आ जाता है तो विसर्ग के स्थान पर शे हो जाता है। ये परिवर्तन सत विसर्ग संधि में होते हैं। कैसे होते हैं इनको उदाहरण के रूप में देखें, शब्दों के रूप में देखें। जैसे मान लीजिए विष्णु प्लस त्राता, विष्णु प्लस त्राता। यहाँ देखें विसर्ग है, विसर्ग के बाद त्रय त्रिशूल जो है इसमें ते है तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाएगा। विष्णु विसर्ग के स्थान पर से प्लस त्राता मिला देंगे, विष्णु त्राता। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, पुनः प्लस चे, विसर्ग है, विसर्ग के बाद में चे आ रहा है अतः विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा शे। पुनः विसर्ग गया, विसर्ग के स्थान पर हो गया शे प्लस चे, ज्यों के त्यों। पुने से आधा है तो आधा से पुनश्च। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण देखिए, धनु प्लस टंकार, विसर्ग है, विसर्ग के बाद में टे आ रहा है अतः विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा शे। धनु प्लस शे प्लस टंकार मिला देंगे, धनु से आधा टंकार, धनुष टंकार। इस प्रकार से तीनों शयों का परिवर्तन, पहले उदाहरण में से स्लेट का परिवर्तन, दूसरे में सलगम का परिवर्तन, तीसरे में षटकोण का परिवर्तन। यानी विसर्ग के बाद में ते आया था तो शे हो गया, विसर्ग के बाद में चे आया था शे हो गया, विसर्ग के बाद में टे आया था शे षटकोण हो गया। इस प्रकार से इनके ये परिवर्तन होते हैं। और अगर और एक उदाहरण देखें तो एक और लें, निहि
प्लस संदेह। विसर्ग है, विसर्ग के बाद में से है, अतः विसर्ग के स्थान पर भी से हो जाएगा। नी विसर्ग की जगह ये से हो गया, विसर्ग के स्थान पर से प्लस संदेह ज्यों के त्यों मिला देंगे। नी से आधा है और संदेह ज्यों के त्यों, निस्संदेह। इस प्रकार से सत्व विसर्ग संदेह पूर्ण हुई। अब प्रिय छात्रों, सत्व के बाद आती है ओत्व विसर्ग संधि। ओत्व विसर्ग संधि। प्रिय बालकों, जैसा कि ओत्व विसर्ग संधि का नाम है ओत्व, ऊ से प्रारंभ है, सत्व से प्रारंभ थी, तो सत्व संधि में केवल से का परिवर्तन हुआ था। कभी स्लेट तो कभी शलगम तो कभी षटकोण। ऐसे ही ओत्व ऊ से प्रारंभ है, इसमें ऊ का परिवर्तन होगा। अब बाद में यदि कोई और संधि लगती है तो वो एक अलग बात है, लेकिन मुख्य इस संधि का नाम पड़ा है ऊ का परिवर्तन होने के कारण ओत्व विसर्ग संधि। तो इसमें क्या होगा कि यदि विसर्ग से पहले ए हो, जैसे प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग आएगा, और विसर्ग से पहले जो भी वर्ण आता है, जैसे बाल है या राम है, जो भी शब्द आता है विसर्ग से पहले जो भी वर्ण आता है उस वर्ण में ए की ध्वनि होनी चाहिए। यदि विसर्ग से पहले ए हो तथा विसर्ग के बाद भी ए हो, यदि विसर्ग से पहले ए हो तथा विसर्ग के बाद भी ए हो, तो विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर, केवल विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है। तथा पूर्व वाले ए के साथ मिलकर, ये संधि आपने पहले पढ़ ली है, ए प्लस ऊ, गुण संधि में पढ़ा था। ए या आ के बाद ई ऊ री आए तो ए ओ और अल हो जाता है। तो ए के बाद ऊ आ रहा है तो यहाँ ओ हो जाएगा, यानी पहले तो इसमें उत्व संधि होगी, फिर इसमें गुण संधि का नियम लग जाएगा। तो ये ऊ जो है ये पूर्व वाले ए के साथ मिलकर के ओ हो जाता है। फिर बाद में ये स्थिति रही। अब ये हो गई आपकी पूर्व संधि। पूर्व संधि का भी उदाहरण लगेगा कि यदि ए ओ के बाद ए आए तो ए के स्थान पर अपग्रह का चिन्ह हो जाता है। तो ओ तो उसमें ओ, इन दोनों का तो ओ हो गया, विसर्ग का तो ऊ हो गया, ए के साथ मिलकर के ओ हो गया। बाद वाला जो ए है इसके स्थान पर अपग्रह का चिन्ह हो जाएगा, ओ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि पहले तो इसमें उत विसर्ग संधि होगी, बाद में ऊ आ जाएगा, इस कारण से इसमें गुण संधि हो जाएगी। ओ बन गया, ओ के बाद में ए शेष रहेगा, इसलिए इसमें पूर्व संधि हो जाएगी। तो ये तीन संधियों का इसमें मिश्रण आएगा। तो इसे परिभाषित करते हैं। यदि विसर्ग से पहले ए हो तथा विसर्ग के बाद भी ए हो, तो विसर्ग के स्थान पर ऊ होकर पूर्व वाले ए के साथ मिलकर ओ हो जाता है, ओ हो जाता है।
तथा बाद वाले ए, तथा बाद वाले ए के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह हो जाता है। कैसे हो जाता है वो भी देखें। रामेः प्लस ए वदत। देखिए विसर्ग से पहले ए है में से ए निकाला, तथा विसर्ग के बाद भी ए है, तो विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाएगा। देखिए राम, इसमें ए था, विसर्ग की जगह हो गया ऊ, प्लस फिर ए वदत, फिर ऊ और ए मिलकर के ओ हो जाएगा, राम प्लस ओ प्लस ए वदत। अब राम में ओ तो मिल जाएगा, रामो, लेकिन इस ए के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह हो जाएगा, रामो ए वदत। इस प्रोसेसिंग से ये शब्द बनता है। विसर्ग के स्थान पर प्रारंभ में ऊ होगा, फिर पूर्व वाले ए के साथ मिलकर के ओ होगा, और बाद वाले ए के साथ मिलकर बाद वाले ए के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य उदाहरण, के प्लस अपे, वही विसर्ग है, विसर्ग से पहले के में ए है तथा बाद भी ए है, तो के प्लस ए प्लस ऊ, विसर्ग के स्थान पर ऊ, प्लस अपे, फिर के प्लस ए प्लस ऊ बराबर ओ, प्लस अपे, के में ऊ मिल गया को, ए की जगह अवग्रह को चिन्ह बराबर को अपे। ये दूसरा शब्द बना। इसी प्रकार अन्य तीसरा उदाहरण देखें, बालक है प्लस अहम, वही विसर्ग, विसर्ग से पहले ए, विसर्ग के बाद भी ए, इन दोनों का हो जाएगा ओ, और ए का हो जाएगा अवग्रह का चिन्ह, बचा बालक प्लस ओ, अवग्रह का चिन्ह हम मिला देंगे, बालको अहम, बालको अहम। इसी प्रकार चौथा उदाहरण, राम है प्लस अपे, विसर्ग है, विसर्ग से पहले में ए है, बाद में भी ए है, ए और पहले तो विसर्ग का हो जाएगा ऊ, फिर ए और ऊ मिलकर के हो जाएगा ओ, और ए का अवग्रह का चिन्ह, बचेगा क्या, राम प्लस ओ प्लस पी, मिला देंगे, रामो, अवग्रह का चिन्ह पी, रामो अपी। तो ये
विसर्ग संधि की जो उत्व विसर्ग संधि थी, इसके दो भाग थे। ये है भाग फर्स्ट, इसके बाद में आएगा इसी का भाग सेकंड। जिस प्रकार से जसत संधि के दो भाग थे, इसी प्रकार इसके भी दो भाग हैं। भाग सेकंड देखें। भाग सेकंड में क्या है कि यदि विसर्ग से पहले ए हो तथा विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण या ये रे ले वे है में से कोई सा भी आ जाएगा, तो विसर्ग के स्थान पर तो होगा तो ऊ, लेकिन उससे पहले जो ए है उसके साथ मिलकर के हो जाएगा ओ। बाद वाला जो शब्द है वो ऐसे कैसे आएगा, ज्यों के त्यों आ जाएगा। तो विसर्ग से पहले ए हो तथा विसर्ग के बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या ये रे ले वे है आए, तो विसर्ग का ओ होकर पूर्व वाले ए के साथ मिलकर ओ हो जाता है। परिभाषित करें। यदि विसर्ग से पहले ए हो तथा विसर्ग के बाद भी ए हो, नहीं सॉरी, विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या ये रे ले वे है हो, तो विसर्ग के स्थान पर उ, विसर्ग के स्थान पर उ होकर पूर्व वाले ए के साथ मिलकर ओ हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे मन है प्लस हर, विसर्ग से पहले ए और बाद में आ रहा है, अतः विसर्ग का हो जाएगा ऊ और ऊ और ए मिल करके हो जाएगा ओ। पद शेष बचता है मन प्लस ओ प्लस दूसरा शब्द इसमें ज्यों कहते हो हर है का हर है ज्यों कहते हो, मिला देंगे मनोहर है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखें। यस है प्लस दा, वो ही विसर्ग से पहले ए, विसर्ग का हो जाएगा ऊ के साथ ए मिलकर के हो जाएगा ओ, अतः ये हो गया यशो और दा। इसी प्रकार अन्य तीसरा उदाहरण देखिए। राम है प्लस जयते, विसर्ग से पहले ए, विसर्ग के स्थान पर जाएगा ओ, विसर्ग का जो ऊ है वह ए के साथ मिलकर के हो जाएगा ओ, अतः ये बन गया रामो और जयते ज्यों के त्यों। एक और अन्य उदाहरण देखें। नमः प्लस नमः, विसर्ग से पहले में ए, तो विसर्ग के स्थान पर जाएगा ओ ऊ और पूर्व वाले ए के साथ मिलकर हो जाएगा ये ओ, तो बन जाएगा नमो नमो नमः। इस प्रकार ये ओतो विसर्ग संधि पूर्ण हुई, दोनों भाग इसके हुए। अब है नंबर 3 ऋत्व विसर्ग संधि। ऋत्व विसर्ग संधि, जैसा कि आपने
समझा कि सत्व विसर्ग संधि का नाम सत्व क्यों पड़ा, क्योंकि उसमें स का परिवर्तन होता है। उत्व विसर्ग संधि का नाम उत्व क्यों पड़ा, क्योंकि उसमें उ का परिवर्तन होता है। इसी प्रकार रुत्व विसर्ग संधि का नाम क्यों पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी रे का परिवर्तन होता है। रुत्व विसर्ग संधि में रे का परिवर्तन होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा रुत्व विसर्ग संधि। तो देखिए, यदि विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर, विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर हो तथा विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है। तो विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है। जैसे निहि प्लस धनम, विसर्ग से पहले ए या आ नहीं है, तो विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा रे प्लस धनम। मिला देंगे। नी रे कैसा है, आधा, लेकिन आधा रे हलंत लगा हुआ नहीं देखा होगा। आधा रे या तो ऊपर चढ़ता है या नीचे लगता है, तो ये शब्द से पहले धन से, इसलिए ऊपर चढ़ जाएगा। निर्धनम, अगला है पुनः प्लस जन्म। इसमें बनेगा तो पुनर्जन्म, ये अपवाद है, लेकिन विसर्ग से पहले इसमें ए आ रहा है, अतः इस उदाहरण को न देखेंगे। हालांकि ये अपवाद है, अपवाद होने के कारण बनेगा तो वही पुनर्जन्म, रर्रा होगा इसमें भी, लेकिन नियम के अनुसार इसमें नहीं आ रहा, तो इसको नहीं देखेंगे। इसको इसकी जगह पर देखेंगे अपन भानु प्लस गच्छति। विसर्ग से पहले ए या आ नहीं है, विसर्ग के बाद में तीसरा वर्ण आ रहा था, विसर्ग का रे हो जाएगा। भानु प्लस रे प्लस गच्छति। भानु रर्रा ऊपर चढ़ जाएगा, भानुर गच्छति। अगला है निहि प्लस दोष। जैसे निहि प्लस धन था वैसे ये है, रर्रा ऊपर चढ़ जाएगा, निर्दोष। निहि प्लस जलम, ऐसा ये है, निर्जलम। इस प्रकार भैया रुत्व विसर्ग संधि भी पूरी हुई। इसके बाद लास्ट आती है विसर्ग लोप। विसर्ग लोप संधि। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ विसर्ग का लोप होता है, विसर्ग हट जाता है, शब्द जो के त्यों रह जाते हैं, उसे कहते हैं विसर्ग लोप संधि। तो इसके 2-3 उदाहरण हैं, 2-3 नियम हैं, उनको बारीकी से देखें। नियम नंबर 1, जहाँ विसर्ग का लोप होता है तो कहाँ कहाँ लोप होता है उसके कुछ नियम हैं। तो नियम देखिए साहब, पहला, यदि विसर्ग से पहले आ हो तथा विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन हो। यदि विसर्ग से पहले आ हो, विसर्ग से पहले आ हो तथा विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है।
विसर्ग से पहले आ हो, विसर्ग के बाद में चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग संधि में से पहले, विसर्ग से पहले आ नहीं आया है, अतः वो आ इसमें है। जैसे बालः प्लस अत्र, विसर्ग से पहले आ है, बाद में कुछ भी हो तो केवल विसर्ग हटेगा, बाला अत्र। बाला प्लस हसते, वही बाला हसते, तो इसमें केवल विसर्ग से पहले आ, विसर्ग के बाद में चाहे स्वर हो अथवा व्यंजन हो, विसर्ग का लोप होगा। लता प्लस एधन्ते, लता प्लस एधन्ते, विसर्ग से पहले आ है, बाद में स्वर, तो लता एधन्ते विसर्ग हट जाएगा। इसी प्रकार वृद्धा प्लस यान्ते, विसर्ग से पहले आ और बाद में व्यंजन, अतः विसर्ग हट जाएगा, वृद्धा यान्ते। यह है नियम नंबर 1। इसी प्रकार नियम नंबर 2 विसर्ग लोप संधि का। नियम नंबर 2 वो क्या है कि यदि विसर्ग से पहले ए हो तथा विसर्ग के बाद ए के अलावा कोई भी स्वर हो, यदि विसर्ग से पहले ए हो तथा विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो, विसर्ग के बाद ए के अलावा कोई भी स्वर हो, ए के अलावा कोई भी स्वर हो, यदि विसर्ग के बाद भी ए होगा तो उत्तम संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो यदि विसर्ग से पहले ए हो तथा विसर्ग के बाद ए के अलावा कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग से पहले ए हो तथा विसर्ग के बाद ए के अलावा कोई भी स्वर होता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे रामः प्लस आगच्छते, विसर्ग से पहले ए है लेकिन विसर्ग के बाद ए नहीं है, अतः केवल विसर्ग हट जाएगा, राम आगच्छते। एक उदाहरण और देख लें इसका, कृष्णः प्लस एति, कृष्ण एति, विसर्ग का लोप हो जाएगा। यह है नियम नंबर 2। अब देखते हैं नियम नंबर 3। तीसरा नियम कहता है यदि से या इसे के बाद ए को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो, यदि सह या एसह के बाद, सह या एसह के बाद ए को छोड़कर, ए को छोड़कर कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यदि से या इसे के बाद ए को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे एसह इक्षते, विसर्ग हट जाएगा, केवल एस इक्षते। इसी प्रकार अन्य दूसरा उदाहरण है एश या से वाला देख लेते हैं, से आगच्छते, से आगच्छते, विसर्ग हट जाएगा, से आगच्छति। नियम नंबर 3 नहीं 4 इम्पोर्टेंट है, चौथा नियम, इसको ध्यान से समझें। यदि विसर्ग से बने रे के बाद, यदि विसर्ग से बने रे के बाद रे ही आए
तो पूर्व वाले रे का अर्थात विसर्ग का लोप हो जाता है तथा विसर्ग से पूर्व वर्ण का दीर्घ हो जाता है, जैसे कविर प्लस राजते। इसमें क्या शब्द था? मूल कवि ही प्लस राजते। तो विसर्ग से पहले ए या आ नहीं है तथा विसर्ग के बाद में कोई वर्ण, कोई स्वर या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या ये लवे आए तो ये लवे ये रे आ रहा है, अतः विसर्ग के स्थान पर रे हो जाएगा। ये ऋतु संधि का नियम है। तो विसर्ग से ही बना ये रे। तो इसमें आता है कि यदि विसर्ग से बने रे के बाद रे ही आए तो रे का लोप हो जाएगा और इससे पूर्व वाला जो वर्ण है वो दीर्घ हो जाता है, तो वी का हो जाएगा दीर्घ, वी रे हट जाएगा, कवि राजते। इसी प्रकार शंभुर प्लस राजते, शंभु राजते। तो ये रुत्व संधि के नियम के अनुसार था, लेकिन अब विसर्ग लोप संधि थी, इसमें 4 नियम बताए। तो इस प्रकार से ये विसर्ग लोप संधि समाप्त होती है, अर्थात सारी संधियाँ आप समाप्त हो गई। आपकी स्वर संधि समाप्त, व्यंजन संधि समाप्त और विसर्ग संधि समाप्त था। संधि का चैप्टर जो है वो पूरा हो चुका है। अब अगले वीडियो में अपन कोई अगला टॉपिक या अगला प्रकरण आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।